एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 कक्षा से सामाजिक विज्ञान 8th ग्रेड में आज हम देखने वाले हैं पार्ट एक में हमें जितने भी प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे वो सभी प्रश्न उत्तर को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो के लिए आप शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसे हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आइए देखते हैं हम सामाजिक विज्ञान 8th ग्रेड कक्षा 6 अध्याय 1 विषय का भारत एवं विश्व भूभाग एवं उनके निवासी। अध्याय 1 का नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 हमसे पूछा है, प्राकृतिक आकृति पर्वत, पठार, मैदान और नदियों को दर्शाने वाला मानचित्र का प्रकार है। यानी कि जो मानचित्र होता है उसमें पर्वत, पठार, मैदान और नदियों को दर्शाने वाला मानचित्र कौन सा होगा? तो उत्तर होगा भौतिक मानचित्र, क्योंकि पर्वत, पठार, मैदान ये क्या है? ये भौतिक चीज़ें और भौतिक चीज़ें हैं, यानी कि भौतिक मानचित्र होगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, सेतु का प्रतीक चिन्ह बताना है आपको। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सेतु का प्रतीक चिन्ह है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा सेतु का प्रतीक चिन्ह। प्रश्न नंबर 3 पूछा है, कई शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख यामोत्तर थी जो इस नगर के मध्य से गुजरती थी। कई साल पहले भारत की एक यामोत्तर थी जो कौन से शहर से गुजरती थी? उत्तर बताना है। तो उत्तर होगा ऑप्शन ए, उज्जैनी। उज्जैनी को हम उज्जैन भी बोलते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, भारतीय मानक समय ग्रीनिच मीन टाइम GMT, ग्रीनिच मीन टाइम मतलब GMT पर स्थानीय समय से आगे होता है। कितना आगे होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है। प्रश्न नंबर 5 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कब पूरा करती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 घंटे में पूरा करती है। प्रश्न नंबर 6 है, हमसे पूछा है, रमा पूर्व दिशा की ओर जाते समय अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, तो वहाँ किस ओर जा रही है? किस दिशा की ओर जा रही है? रमा क्या करती है? ये हमारा चार्ट इस तरीके से रहता है। यहाँ पर पूर्व दिशा होती है, यहाँ पर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। रमा कहाँ जाती है? रमा पूर्व दिशा की ओर जाते समय, पूर्व दिशा की ओर जाते समय, पूर्व दिशा इधर है, वो इधर जा रही है। पूर्व दिशा की ओर जाते समय कहाँ मुड़ जाती है? बाएं मुड़ जाती है। बाएं मुड़ जाती है, वो कहाँ मुड़ रही है? बाएं मुड़ जाती है। इस तरफ वो बाएं मुड़ेगी, तो ये हमारी कौन सी हो गई? ये हमारी हो गई उत्तर दिशा। ऊपर की साइड आप देख सकते हैं, ये हमारी कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। ऊपर की साइड वो पहले कौन सी दिशा में गई? पूरब की ओर गई। पूरब से वहाँ बाएं मुड़ गई, तो ये हमने बाएं मोड़ दिया। कौन सी दिशा आ गई? हमारी उत्तर दिशा। तो अभी कौन सी दिशा में? उसका मुँह उत्तर दिशा में है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7 पूछा है, मानचित्र का मुख्य घटक नहीं है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ये क्या होते हैं? मानचित्र के 3 घटक होते। इनमें से जो घटक नहीं है वो है आरेख। आरेख जो होता है मानचित्र का घटक नहीं होता है। प्रश्न नंबर 8 है, पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा है। जो पृथ्वी है उसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। प्रश्न नंबर 9 है, भूमध्य रेखा के चारों ओर समानता होती है। भूमध्य रेखा के चारों समानता क्या होती है? उष्ण जलवायु। कैसी जलवायु होती है? उष्ण जलवायु होती है। इसके बाद प्रश्न है, ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए आवश्यक है। ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए क्या आवश्यक है? तो उत्तर हो जाएगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। क्या जरूरी है? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं जरूरी है। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ हमें दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान को भरना। इससे पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहला रिक्त स्थान हमसे पूछा है, मानचित्र की पुस्तक कहलाती है। मानचित्र की पुस्तक क्या कहलाती है? एटलस। एटलस कहलाती है। आप यहाँ पर भी नंबर डाल सकते हैं। एटलस, ये रहा फर्स्ट नंबर।
इसके बाद है ग्रिगोरियन कैलेंडर का उपयोग स्तर पर किया जाता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर का उपयोग रिक्त स्थान स्तर पर किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। कहाँ किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय। सेकंड नंबर पे आप यहाँ डाल सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। किसी मानचित्र में स्थान विषय पर पाए जाने वाले खनिज को दर्शाया गया है, वह मानचित्र कहलाएगा। किसी मानचित्र में स्थान विशेष पर खनिज को दर्शाया गया, खनिज को दर्शाया गया है, तो उसे क्या कहेंगे? हमारा उत्तर हो जाएगा थीमेटिक। थर्ड नंबर पे जाएगा थीमेटिक। क्या कहलाएगा? वो थीमेटिक कहलाएगा। इसके बाद है डी, ग्लोब पर एक ग्रिड और रेखाओं से मिलकर बनती है। ग्लोब पर एक ग्रिड और रेखाओं से मिलकर बनती है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा डी में अक्षांश और देशांत। डी वाले में हमारा हो जाएगा नंबर 4 अक्षांश और देशांतर रेखाओं से मिलकर बनती है। प्रमुख यामोत्तरकों से अंकित किया जाता है। प्रमुख यामोत्तर को किससे अंकित किया जाता है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 नंबर में क्या जाएगा? 0 डिग्री। इसके बाद है मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर अनेक शताब्दियों तक का प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। किसका प्रतिष्ठित केंद्र रहा है कई शताब्दियों तक? तो उत्तर हमारा हो जाएगा खगोल विद्या का। किसका रहा है बच्चों? खगोल विद्या। आप यहाँ पर लिख सकते हैं खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। प्रश्न इसके बाद हमें दिए गए हैं कुछ और प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में दिन का परिवर्तन होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में दिन का परिवर्तन होता है। कितने दिन का होता है? 1 दिन का परिवर्तन होता है। ग्लोब का एक प्रतिरूप है। ग्लोब का एक प्रतिरूप क्या होता है? गोल जो है पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। मानचित्र के दाएं ओर बना 4 तीरों का निशान को बताता है। मानचित्र के चार तीरों का निशान क्या बताता है? दिशाओं को बताता है। दिशाओं को आप अगर कोई सा भी मानचित्र देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से तीरों का निशान बना हुआ रहता है। यहाँ पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण लिखा हुआ होता है, तो ये क्या होता है? दिशाओं को बताता है। यही वो पूछना चाह रहे हैं कि मानचित्र के दाएं ओर बना 4 तीरों का निशान को बताता है, तो किसको बताता है? वो दिशाओं को बताता है। इसके बाद उत्तर और दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु होती है। तो उत्तर और दक्षिण ध्रुव के निकट कौन सी जलवायु होती है? उत्तर हमारा हो जाएगा ठंडी। कैसी जलवायु होती है? जलवायु ठंडी होती है। इसके बाद हम आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। भारत के राज्यों की सीमा जानने के लिए आप किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करेंगे? भारत की सीमाओं को जानने के लिए हम किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करेंगे? तो उत्तर होगा भारत के राज्यों की सीमा जानने के लिए हम राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करेंगे। और पर्वत पठार के लिए किसका करेंगे? भौतिक का। अभी ऊपर ऑप्शन में मैंने आपको बताया था पर्वत, पठार और नदी, इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? भौतिक मानचित्र का। और सीमाओं को देखने के लिए किसका करते हैं? राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, क्या पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल है? लिखिए, क्या पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल है? उत्तर देना हमें। पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है। पृथ्वी का आकार एक चपटा गोलाकार है, जो ध्रुव पर थोड़ा चपटा और भूमध्य रेखा पर थोड़ा उभरा हुआ है। इसके बाद है प्रश्न 3, पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन कौन सी होती है? पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन कौन सी होती है? तो उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती है। कौन सी रेखाएं होती है? अक्षांश रेखाएं होती है। आपने देखा मैं पृथ्वी को जिस तरीके से दिखती है और उसके आसपास जो रेखाएं बनती, इस तरीके से रेखाएं बनती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? अक्षांश। और जो सीधी बनती है उसे हम बोलते हैं देशांतर। जो बीच की रेखा होती है वो भूमध्य रेखा होती है हमारी। इसके बाद प्रश्न दिया है हमें प्रश्न नंबर 4, किसी मानचित्र में लघु आरेख क्या कहलाते हैं? तो उत्तर हमारा हो जाएगा मानचित्र में लघु आरेख को पैमाना या मापनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैमाना या मापनी कहा जाता है।
प्रश्न है इसके बाद, चतुर्दिश में कौन कौन सी दिशाएं सम्मिलित हैं? तो उत्तर होगा चतुर्दिश में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं सम्मिलित हैं, जिन्हें मुख्य दिशाएं कहते हैं। इसके अलावा उपदिशाएं होती हैं उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम सम्मिलित है। हमसे पूछा है चतुर्दिश में कौन सी दिशाएं? चतुर्दिश में 4 दिशाएं याद रखनी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिर उसके बाद और उपदिशाएं होती हैं, जैसे उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम सम्मिलित होती हैं। बच्चों, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से फ्री में आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको प्रश्न उत्तर लिखने पढ़ने में आसानी होगी और साथ ही साथ अपने बुक में भी लिखने में आसानी होगी। अभी चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब पर प्रकाशित भाग क्या स्पष्ट करता है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा, यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब पर प्रकाशित भाग दिन का समय दर्शाता है, जबकि अंधकार भाग रात का समय दर्शाता है। अगर मान लीजिए हमारी टेबल, इस टेबल पे इधर से एक लैंप जल रहा है, बल्ब जल रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ पर हमारा ग्लोब है, तो इस साइड प्रकाश आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ दिन का समय हो जाएगा, और यहाँ पर कैसा समय हो जाएगा? रात का समय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? अंधकार है, यहाँ पर जो है लैंप का उजाला नहीं जा रहा है। इसके बाद प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जो नाव चलाते हैं वो दिशाओं को कैसे देखते हैं? तो उत्तर होगा, नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है। कंपास का मतलब आपका कंपास बॉक्स नहीं है जिसमें आप पेंसिल रखते हैं, एक घड़ी जैसा सूचक यंत्र होता है, कुछ इस प्रकार से इसमें कांटे भी रहते हैं जो हम चारों दिशाओं को इंगित करता है। यहाँ पर दिशाएं होती हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और यहाँ पर एक सुई होती है जो हमेशा दिशाओं को बताती है कि कौन सी दिशा की वो कौन सी दिशा में जा रहे हैं। इसके बाद प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी के किसी स्थान का पता किन रेखाओं से लगाया जाता है? पृथ्वी के किसी स्थान का पता किन रेखाओं से लगाया जाता है? तो उत्तर है, पृथ्वी के किसी स्थान का पता अक्षांश व देशांतर रेखाओं से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? अक्षांश व देशांतर रेखाओं से लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 दिया है, मानचित्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हमारा होगा, मानचित्र को नक्शा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कार्टोग्राफी और भू आकृति के नाम से भी जाना जाता है। मानचित्र को किस किस नाम से जाना जाता है? नक्शा, कार्टोग्राफी और भू आकृति के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10 हमें दिया है बच्चों, ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? जो ग्लोब है उस पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो उत्तर होगा, ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। कितनी है? 360 है। इसके बाद प्रश्न हमें दिए गए हैं लघुत्तरी प्रश्न है। लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, 4 प्रमुख दिशाओं को ज्ञात करने का सरल तरीका क्या है? 4 प्रमुख दिशाओं को ज्ञात करने का सरल तरीका क्या है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा, 4 प्रमुख दिशाओं को ज्ञात करने का सरल तरीका सूरज की गति का उपयोग करना है। क्या है? सूरज की गति का उपयोग करना है। इसके बाद प्रश्न हमें दिया गया है प्रश्न नंबर 2, IST और GMT, IST और GMI संक्षिप्त शब्दों का पूर्ण शब्द लिखिए। तो उत्तर हमारा हो जाएगा, IST का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टेट टाइम। I से इंडियन, S से स्टेट, T से टाइम, इंडियन स्टेट टाइम है। और GMI का क्या आएगा फुल फॉर्म? ग्रीनविच, G से ग्रीनविच, M से मीन और T से टाइम। इसके बाद प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 3 हमें दिया गया है बच्चों, यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व तथा 30 डिग्री पूर्व पर क्या समय होगा? यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे तो 15 डिग्री और 30 डिग्री पर क्या हो समय होगा? उत्तर होगा, यदि ग्रीनिच पर 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व में दोपहर के 1 बजे होंगे, 15 डिग्री में क्या हो जाएगा? दोपहर के 1 बजे होंगे, और 30 डिग्री में दोपहर के 2 बजे होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, मोहन के बगीचे का एक साधारण मानचित्र बनाइए जो 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र है।
कैसा क्षेत्र है बच्चों? आयताकार क्षेत्र है। 60 मीटर कैसा है वो? तो 60 मीटर। ये क्या हो गया हमारा? लंबा हो गया। 60 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है, तो ये 40 मीटर हमारा चौड़ा हो गया। और वो कैसा है बच्चों? एक आयताकार है। कैसा है? एक आयताकार हैगा। ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं 60 मीटर, ये है हमारा 40 मीटर। बस कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर एक चित्र बनाना था। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से क्या आशय है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा भी कहा जाता है। पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच से गुजरती है और एक दिन को दूसरे दिन से अलग करती है। इसके बाद है प्रश्न, वारामिहिर कौन थे? इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था? तो उत्तर हमारा हो जाएगा बच्चों, जो वारामिहिर थे वह एक प्राचीन भारतीय ज्योतिषी, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? उज्जैन शहर में हुए थे। और ये कौन थे? खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। प्रश्न नंबर 7 बच्चों पूछा है, मानचित्र के उपयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्हों के रूढ़ चिन्ह बनाइए। यानी कि वृक्ष, जो वृक्ष दिया है उसको मानचित्र में किस प्रकार दर्शाया जाता है? तो उसको मानचित्र में कुछ इस तरीके से पेड़ बना के दर्शाया जाता है। और ये कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है बच्चों? ये ग्रीन कलर का होता है। आप यहाँ से कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर से इसको बना सकते हैं। फिर इसके बाद है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन हमारा किस तरीके का होता है? पुलिस स्टेशन हमारा होता है PS लिखा हुआ रहता है। तालाब, तालाब जो होता है ब्लू कलर का होता है। तालाब, आप इस तरीके से तालाब का जो चित्र है वो बना सकते हैं। ये हमारा तालाब का हो गया। इसके बाद है पक्की सड़क। पक्की पक्की सड़क, तो पक्की सड़क का रूढ़ चिन्ह आप बना सकते हैं। पक्की सड़क का रूढ़ चिन्ह बन जाएगा कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो स्केल से लाइन खींच के और भी अच्छे तरीके से बना सकते लाइनों को। ये हमारा क्या हो गया? सड़क का चिन्ह हो गया। इसके बाद हम प्रश्न देखते हैं। हमें प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 8, मानचित्र के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए, समझाइए। मानचित्र के प्रमुख घटकों के नाम लिखकर समझाइए। तो उत्तर हमारा हो जाएगा, उत्तर है हमारा मानचित्र के 3 प्रमुख घटक, दूरी, दिशा और प्रतीक। मैंने आपको ऊपर ही ऑब्जेक्टिव में बताया था मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मापा जाता है। क्या करते हैं? मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मापा जाता है। इससे एक निश्चित पैमाने के अनुसार दर्शाया जाता है। मानचित्र पर दिशा का उपयोग करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान की सही दिशा का पता लगा सकते हैं। मानचित्र में विभिन्न वस्तुओं, स्थान और विशेषताओं के दर्शाने के लिए प्रतीक का उपयोग किया जाता है। आपने देखा है मानचित्र में बहुत सारे प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे पुलिस स्टेशन हो गई, नदी हो गया, तालाब हो गया, इन सब के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 9, मानचित्र व रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मानचित्र और रेखा चित्र में आप इस तरीके से अंतर लिख सकते हैं। आप चाहें तो इनका पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। मैंने मानचित्र में लिखा है, यह पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। यह एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र है। मानचित्र से बहुत ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। वे जानकारियाँ मिलती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। फिर मानचित्र, इसमें रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है और रेखा चित्र में इसमें लंबाई और चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद प्रश्न है, भारत के मानचित्र में मध्य प्रदेश तथा उनके पड़ोसी राज्यों के नाम सहित दर्शाई। तो ये भारत का मानचित्र है। आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। हमें मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के नाम बताना है, तो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ये क्या हो गए? मध्य प्रदेश के हो गए 5 पड़ोसी राज्यों के नाम जो हमसे पूछे गए थे। इसके बाद प्रश्न दिया गया है हमें बच्चों, प्रश्न है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लघु नगर के चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें ये एक चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें हमें जो चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पर दिशा दी गई है बच्चों। यहाँ पर पूरब दिशा है, यहाँ पर पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा है। यहाँ पर बैंक है,
ये बैंक है आप देख सकते हैं, और ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ विद्यालय, बाजार, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आइए हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। रेलवे स्टेशन कौन सी दिशा में? तो रेलवे स्टेशन जो है हमारा पश्चिम दिशा में, आप देख सकते हैं यहाँ से पश्चिम दिशा में आ रहा है हमारा रेलवे स्टेशन। बैंक से बाजार जाने के लिए आप किस दिशा से चलकर किस दिशा की ओर जाएंगे? तो बैंक से बाजार जाने के लिए दक्षिण दिशा से चलकर पश्चिम में जाएंगे। फिर है दाएं कोने पर स्थित 4 तीरों का निशान क्या प्रदर्शित करता है? दाएं कोने पर 4 तीरों का निशान क्या प्रदर्शित करता है? तो दिशाओं को आप देख सकते हैं, ये जो चारों तीरों के निशान है किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं? तो ये दिशाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारा उत्तर हो जाएंगे दिशाओं को प्रदर्शित करता है। चिकित्सालय के दक्षिण दिशा में क्या स्थित है? तो चिकित्सालय के दक्षिण दिशा में बाजार स्थित है। इसके बाद प्रश्न है विद्यालय के नज़दीक में कौन कौन सी जगह दिखाई दे रही है? तो विद्यालय के नज़दीक में बाजार दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर विद्यालय के नज़दीक में क्या है? बाजार दिखाई दे रहा है। इसके बाद प्रश्न पे हम आते हैं। प्रश्न नंबर 2, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? समझाइए। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं हमें समझाना है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। इनमें प्रमुख है भौतिक मानचित्र, स्थलाकृति मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, विषयगत मानचित्र और नेविगेशन चार्ट सम्मिलित है। अभी मैंने आपको भौतिक मानचित्र के बारे में बता दिया था जिसमें पर्वत, पठार, नदी होती है, और राजनीतिक मानचित्र के बारे में बताया था जिसमें सीमाओं को देखते हैं हम। बाकी के मानचित्र भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है अक्षांश रेखा व देशांतर रेखाओं में अंतर बताइए। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में हमें अंतर बताना है, तो आप चाहें तो ये अंतर लिख सकते हैं। फर्स्ट अक्षांश रेखा में अंतर है, ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम को खींची हुई मानी जाती है। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि ये हमारा जो ग्लोब है पूरब दिशा हमारी इधर है, तो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखा कौन सी हो गई? अक्षांश रेखा। ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण, उत्तर दिशा ऊपर होती है और उत्तर से कहाँ? दक्षिण, दक्षिण नीचे होती है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर से नीचे की ओर कौन सी खींची जाती है? देशांतर। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अक्षांश रेखा कैसी होती है और देशांतर जो अक्षांश जो होती है वो पूरब से पश्चिम की ओर, यानी कि इस तरीके से सीधी खींची जाती है, और जो देशांतर होती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती है। तो ये हमारी कैसी हो जाएंगी? देशांतर रेखा हो जाएगी। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर होती है। जो बीच की रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ये जो बीच की रेखाएं होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखाएं बोलते हैं। तो कैसी होती है? अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के समांतर होती है, यानी कि उसके समान होती है। देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई समांतर रेखाएं होती है। जो देशांतर रेखाएं होती है वो क्या करती है? दोनों ध्रुवों को, यानी कि यहाँ पर जो ग्लोब होता है यहाँ पर एक ध्रुव होता है और यहाँ एक ध्रुव होता है, इन दोनों को वो मिलाती है। थर्ड पॉइंट है अक्षांश रेखाओं से पूरा वृत्त बनता है। जो भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ा व ध्रुव पर सबसे छोटा होता है। देशांतर रेखा वृत्त के आधे के बराबर होती है। प्रत्येक अक्षांश वृत्त दूसरे से छोटा हो जाता है। अक्षांश समांतर के विपरीत इनकी लंबाई समान होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है मानचित्र में निर्देशों का प्रयोग क्यों किया जाता है? मानचित्र में निर्देशकों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा मानचित्र में निर्देशांकों का उपयोग किसी स्थान की सटीक स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिससे नेविगेशन, दूरी और क्षेत्र की गणना करना आसान हो। क्या हो? नेविगेशन और दूरी और क्षेत्र की गणना करना आसान हो। इसके बाद है प्रश्न 5, ग्लोब का चित्र बनाकर निम्नांकित को दर्शाए। हमें एक ग्लोब का चित्र बनाना है जिसमें हमें बताना है भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। ये जो हमारा ये ग्लोब का चित्र है, किसका चित्र है बच्चों? ग्लोब का चित्र है। मैंने अभी आपको बताया था अक्षांश रेखाएं क्या होती है? पूरब से पश्चिम के, हमने चार्ट में देखा है पूरब दिशा इधर होती है और पश्चिम इधर होती है। तो ये किधर से जा रही है आप देख सकते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर। ये हमारी क्या हो गई? अक्षांश रेखाएं हो गई। इसके बाद जो हमारी होती है उत्तर से दक्षिण की ओर जो जाती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर उत्तर है, और उत्तर से जो दक्षिण की ओर जा रही है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है वो कौन सी हो जाएगी? हमारी देशांतर रेखाएं हो जाएगी। उत्तर से दक्षिण की ओर देशांतर हो गई, और अक्षांश हो गई पूरब से पश्चिम की ओर। भूमध्य रेखा कौन सी होती है? तो भूमध्य रेखा हमारी हो जाएगी बीच की, जो बीच वाली होती है वो कैसी होती है? हमारी भूमध्य रेखा होती है। आई होप आपको ये सभी रेखाएं समझ में आ गई होंगी।
अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को भी लाइक करें ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपको सभी प्रकार से मिलती रहे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।